A very good morning everyone. Welcome to IAS Point. This is दीपाली और आज हमारा क्या टॉपिक है? ऊर्जा। ऊर्जा यानी एनर्जी। अब ये ऊर्जा और एनर्जी होती क्या है? तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि ऊर्जा होती क्या है या एनर्जी है क्या। ठीक है, तो ऊर्जा का सिंपली मतलब क्या होता है? ऊर्जा यानी कि एनर्जी, शक्ति, या हम उसे बोल सकते हैं बल, ताकत या हमारी एनर्जी। ठीक है, इसे कहते हैं हम ऊर्जा। अगर हम इजी वर्ड में ऊर्जा की डेफिनेशन को देखते हैं, ठीक है, तो ऊर्जा की डेफिनेशन क्या होगी? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता। ठीक है, यानी कोई भी वस्तु किस क्षमता से अपना कार्य करती है उसे हम किसी वस्तु की क्या कहते हैं? ऊर्जा। यानी किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। और एक बात और, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ठीक है, और ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो ये तो बात साइंस की आ गई। तो अभी फ़िलहाल में हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा यानी एनर्जी, शक्ति, ताकत या बल। ठीक है, अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमें ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? किन स्वरूपों में यह उपलब्ध है? किसी राष्ट्र की विकास प्रक्रिया में ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही यह उद्योगों के लिए भी अनिवार्य है। अब इसका कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों जैसे खाद, कीटनाशक और कृषि उपकरणों के उत्पादन और यातायात में उपयोग भारी स्तर पर हो रहा है। घरों में इसकी आवश्यकता भोजन बनाने, घरों को प्रकाशित करने और गर्म करने के लिए होती है। क्या आप ऊर्जा के बिना किसी उपयोगी वस्तु के उत्पादन या सेवा की कल्पना कर सकते हैं? तो इस टॉपिक में हम क्या जानेंगे कि हमें ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है, यानी हमारे लिए हमारी लाइफ में ऊर्जा की ज़रूरत क्या है, किन स्वरूपों में ये उपलब्ध है, यानी ऊर्जा हमारे पास किन स्रोतों में उपलब्ध है, किन स्वरूपों में उपलब्ध है। ठीक है, आगे, किसी राष्ट्र की विकास की प्रक्रिया में ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यानी किसी भी राष्ट्र की विकास की जो प्रक्रिया है उसमें ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही यह उद्योगों के लिए भी अनिवार्य है, यानी ये उद्योगों के लिए भी ज़रूरी है। अब इसका कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों जैसे खाद, कीटनाशक और कृषि उपकरणों के उत्पादन और यातायात में भी भारी स्तर पर प्रयोग हो रहा है। ठीक है, यानी अब कृषि में कैसे, जैसे खाद, कीटनाशक, कृषि उपकरण, उत्पादन और यातायात में भी इसका उपयोग भारी तरीके से होने लगा है। ठीक है, घरों में इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है? घरों में भोजन बनाने में, घर को प्रकाशित करने में, लाइट जलाते हो ना घर में, सबके घर में लाइट जलती है, तो वही घर को प्रकाशित करने में, गर्म करने के लिए, इन सब के लिए हम घर में ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या आप ऊर्जा के बिना किसी उपयोगी वस्तु के उत्पादन या सेवा की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप में से कोई ऊर्जा के बिना किसी ऐसी वस्तु का जो उत्पादन या सेवा की कल्पना कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। यानी हम किसी भी ऊर्जा के बिना किसी ऐसी वस्तु और सेवा का उत्पादन नहीं कर सकते, क्योंकि ऊर्जा बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसका सब टॉपिक क्या है? ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, मतलब हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखें, ऊर्जा के व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक स्रोत होते हैं। ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं। ठीक है, एक व्यावसायिक यानी कि बिजनेस सोर्स और दूसरे गैर व्यावसायिक सोर्स यानी नॉन कमर्शियल सोर्स। ठीक है, दो तरीके सोर्स हो गए, बिजनेस सोर्स यानी व्यावसायिक और नॉन कमर्शियल सोर्स यानी गैर व्यावसायिक स्रोत। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि व्यावसायिक स्रोत में क्या आते हैं और गैर व्यावसायिक स्रोत में क्या आता है। ठीक है, तो आगे व्यावसायिक स्रोत यानी कोयला आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा और बिजली। ठीक है, व्यावसायिक यानी बिजनेस सोर्स, यानी हमें समझ आ रहा है कि जिनसे बिजनेस कर रहे हैं, हम बड़े बड़े बिजनेस कर सकते हैं, तो कोयला,
पेट्रोल, बिजली, इन सब के बिजनेस चलते हैं, आपने देखा है, ठीक है। तो ये आ गया व्यावसायिक स्रोत में। और क्योंकि उन्हें खरीदा और बेचा जा सकता है, इन्हें व्यावसायिक स्रोत यानी इन्हें व्यावसायिक स्रोत और बिजनेस सोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें खरीदा और बेचा जा सकता है, ठीक है। तो किसे किसे कहते हैं? पेट्रोल, बिजली और कोयला, ठीक है। क्लियर। अब आगे ऊर्जा के गैर व्यावसायिक स्रोत यानी कि नॉन कमर्शियल सोर्स, ठीक है। ऊर्जा के नॉन कमर्शियल सोर्स कौन कौन से हो जाएंगे? लकड़ी, कृषि, कूड़ा कचरा और सूखा, ठीक है। ये सब ऊर्जा के नॉन कमर्शियल सोर्स होंगे यानी गैर व्यावसायिक सोर्स। नॉन कमर्शियल सोर्स यानी गैर व्यावसायिक सोर्स में गोबर भी आता है। ये गैर व्यावसायिक हैं क्योंकि ये हमें प्रकृति जंगलों से मिलते हैं। ये क्यों है गैर व्यावसायिक? क्योंकि ये हमें प्रकृति से और जंगलों में मिलते हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई। अब हम आगे देखते हैं। आमतौर पर ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोत पनबिजली को छोड़कर समाप्त हो जाते हैं, जबकि गैर व्यावसायिक स्रोत का पुनर्नवीनीकरण हो जाता है। भारतीय परिवारों में 60% यानी 60% अधिक परिवार अपनी नियमित भोजन और गर्म करने की आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा के परंपरागत स्रोत पर निर्भर हैं। मतलब आमतौर पर क्या होता है, जो ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोत हैं वो बिजली को छोड़कर समाप्त हो जाते हैं, लेकिन गैर व्यावसायिक स्रोत का पुनर्नवीनीकरण होता है। क्यों होता है? क्योंकि गैर व्यावसायिक स्रोत कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे लकड़ी वगैरह, ठीक है। तो ये हमें प्रकृति से मिलते हैं, इनका पुनर्नवीनीकरण हो जाता है आसानी से, ठीक है। अब भारत के कितने परसेंट लोग? 60% लोग क्या करते हैं? अपनी नियमित भोजन और गर्म करने की जैसी चीज़ों के लिए काय का यूज़ करते हैं? ऊर्जा का तो करते ही हैं, ऊर्जा यानी एनर्जी का। लेकिन कौन सी एनर्जी का करते हैं और कौन से स्रोत? तो वो कौन से होता है? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत पर निर्भर होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत होते क्या हैं, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट उसमें पढ़ लेंगे, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, ठीक है, और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं नीचे, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत, ठीक है। ऊर्जा के व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक स्रोतों को हम ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहते हैं, यानी ऊर्जा के जो व्यावसायिक स्रोत, ठीक है, यानी बिजनेस सोर्स, और गैर व्यावसायिक स्रोत यानी कि नॉन कमर्शियल सोर्स जो होते हैं, उन्हीं को हम कौन से स्रोत कहते हैं? पारंपरिक स्रोत कहते हैं, ठीक है। क्लियर। और अगर हम इजीली डेफिनेशन से देखें कि पारंपरिक स्रोत किसे कहते हैं, तो एक कहीं पे एक बहुत अच्छी लाइन थी कि पारंपरिक स्रोत हम किसे कहते हैं? जो हाल ही में आए हैं, जो हाल ही में आए हैं, ठीक है, जो पहले नहीं थे, हाल ही में आए हैं, उन्हें ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम आगे का देखते हैं। आगे ऊर्जा के 3 और स्रोत हैं। अब व्यावसायिक स्रोत हमने पढ़ लिए, गैर व्यावसायिक भी पढ़ लिए, ठीक है। अब ऊर्जा के 3 और स्रोत हैं जिन्हें हम आमतौर पर गैर पारंपरिक स्रोत कहते हैं। जिन्हें हम आमतौर पर कौन से स्रोत कहते हैं? गैर पारंपरिक स्रोत, ठीक है। वे हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वार ऊर्जा, ठीक है। तो आपने सौर ऊर्जा यानी जिसे आप क्या कहते हो? सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी कहते हो ना, सोलर लाइट से लाइट जलाते हैं, सोलर पैनल से, उसको कहते हैं सोलर एनर्जी, और वही हमारी क्या है? सौर ऊर्जा, ठीक है। सेकंड आपकी क्या आती है? पवन ऊर्जा, ठीक है, यानी कि वाइंड पावर, ठीक है, यानी पवन चक्की। आपने देखा होगा कि पवन चक्कियाँ होती हैं और उनसे पवन ऊर्जा बनाई जाती है, ठीक है, यानी कि वाइंड पावर। जैसे कि एमपी में सबसे ज़्यादा पवन चक्कियाँ कहाँ देखने को मिल जाती हैं? देवास में बहुत सारी मिल जाती हैं। कभी आप देवास आइए और देखिए पवन चक्कियाँ यहाँ पर कितनी सारी होती हैं। नेक्स्ट ज्वार ऊर्जा।
अब ये ज्वार ऊर्जा क्या होती है, यहाँ हमने सौर ऊर्जा पढ़ ली, सूर्य वाली, पवन ऊर्जा पढ़ ली, पवन वाली, ठीक है, सोलर और वाइंड दोनों एनर्जी हमने पढ़ी। अब ये ज्वार ऊर्जा क्या होती है तीसरी, तो ये हमें कहाँ से मिलती है, वाटर से, ठीक है। वाटर यानी पानी में जो ज्वार लगाए जाते हैं, ठीक है, उनसे हमें मिलती है ज्वार ऊर्जा, ठीक है। क्लियर हुई ये बात। आगे, उष्ण प्रदेश होने के कारण भारत में इन तीनों ऊर्जाओं का उत्पादन करने की असीमित संभावनाएं हैं। यानी यहाँ भारत में प्रदेश सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं, उष्ण प्रदेश, ठीक है। एमपी तो है, सॉरी ये गलत हो, रॉन्ग, हाँ, उष्ण प्रदेश होने के कारण क्या होता है, भारत में इन ऊर्जाओं का उत्पादन करना असीमित संभावनाएं हैं। ऐसा तभी संभव होगा जबकि कोई मौजूदा सस्ती प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए या और सभी सस्ती प्रौद्योगिकी विकसित की जाए। यानी क्या होता है, उष्ण प्रदेश होने के कारण भारत में इन तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का उत्पादन करने की असीमित संभावनाएं, यानी सीमित नहीं, बहुत सी संभावनाएं, ऐसा तभी संभव होगा जबकि कोई मौजूदा सस्ती प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए। ऐसा तब क्या होगा, मतलब ऐसा तब होगा संभव जब हम मौजूदा सस्ती प्रौद्योगिकी का उपयोग करें और सभी सस्ती प्रौद्योगिकी विकसित की जाए, और यहाँ पे सस्ती से सस्ती प्रौद्योगिकियाँ विकसित की जाए, ठीक है। अब क्या है, व्यावसायिक ऊर्जा की उपयोग पद्धति, यानी जो व्यावसायिक ऊर्जा है उसकी उपयोग पद्धति क्या है। वर्तमान में भारत में ऊर्जा के कुल उपभोग का 65% व्यावसायिक ऊर्जा से पूरा होता है। यानी वर्तमान में भारत का कुल उपभोग का 65% जो होता है वो काय से पूरा होता है, व्यावसायिक ऊर्जा से, ठीक है। इसमें कोयला शामिल है जिसका 55% का अंश सबसे अधिक है। यानी इसमें कोयला शामिल है जिसका 55% अंश शामिल है, ठीक है। इसमें तेल और प्राकृतिक गैस, जल ऊर्जा, ये सब भी शामिल है, ठीक है। तो कोयले का कितना होता है, 55%, ठीक है। अब तेल का कितना हो जाता है, 31%, प्राकृतिक गैस का कितना होता है, 11%, और जल ऊर्जा का कितना हो जाता है, 3%, ठीक है। इस तरह से होता है, ठीक है। आगे, जलाऊ लकड़ी, गाय का गोबर और कृषि का कूड़ा कचरा आदि गैर व्यावसायिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग भारत में कुल ऊर्जा उपयोग का 30% से ज़्यादा है। भारत के ऊर्जा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यानी क्या होता है कि जलाऊ लकड़ी, गाय का गोबर, कृषि का कूड़ा कचरा आदि गैर व्यावसायिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग भारत में कुल ऊर्जा उपयोग का कितना होता है, 30%, ठीक है। भारत के ऊर्जा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता, और ये भारत के ऊर्जा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है, जिसका अर्थव्यवस्था से भी संबंध है कि हमें पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए आयात पर निर्भर होना पड़ता है। हमें जो पेट्रोल है उसके और पेट्रोलियम इनके उत्पादों के लिए हमें आयात पर निर्भर होना पड़ता है, मतलब हमें ये चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, और निकट भविष्य में इस निर्भरता में क्रमिक वृद्धि होगी। यानी और आने वाले समय में, यानी आने वाला जो भविष्य, निकट भविष्य यानी निकट यानी जो पास आ रहा है वो भविष्य, उस भविष्य में क्या होगा कि हमारी निर्भरता और ज़्यादा होगी, मतलब हम और ज़्यादा आयात करने लगेंगे काय का, पेट्रोल और पेट्रोलियम का, और हम पूरी तरह से आयात पर निर्भर हो जाएंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब आगे क्या दिया है देखिए सारणी 8.2 में, ठीक है, व्यावसायिक ऊर्जा के उपयोग की क्षेत्रवार पद्धति दी गई है। 8.2 सारणी में क्या दी गई है, व्यावसायिक ऊर्जा के उपयोग की क्षेत्रवार पद्धति। तो हम एक बार सारणी को देख ले, ये रही हमारी सारणी 8.2। क्या दिया है, व्यावसायिक ऊर्जा उपयोग के क्षेत्रवार हिस्सेदारी की प्रवृत्तियां % में, ठीक है। तो क्षेत्रक दिया है 1953 से 54, सॉरी 1953 से 54, 1970 से 71, 1990 से 91 और 1996 से 97, ठीक है। तो परिवार, कृषि, उद्योग, परिवहन, अन्न और कुल, ठीक है, इनको हमें बारी बारी से देखेंगे किसका क्या % रहा, ठीक है। तो परिवार का क्या रहा, 10% था, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 12 और यहाँ भी 12। वैसे कृषि का 0.01 था, 0.3, यहाँ 8, यहाँ 9 हो गया। परिवहन का देखें तो 44,
यहाँ 28, यहाँ 22 रहा, यहाँ 22 रहा। उद्योग का 40, यहाँ 50, यहाँ 45 और यहाँ 42। अन्य 5, 7, 13 और 15। ठीक है, तो यहाँ पहले परिवार का 10 था, तो यहाँ पे कितना हुआ 12%। ठीक है, कृषि का यहाँ 1 था, यहाँ 9 हो गया। और परिवहन का 44 था, यहाँ 22 हो गया। और उद्योग का 40 था, यहाँ 42 हो गया। कुछ इस तरह से है ना। तो ये रही सारणी। इसमें से आप परसेंटेज को नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में अगर चाहें तो, या सारणी को भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं हम। 1953 से 54 में परिवहन क्षेत्र व्यावसायिक ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता था। यानी 1953 से 54 में परिवहन व्यावसायिक उद्योग का सबसे बड़ा क्या था, सबसे बड़ा उपभोक्ता था। लेकिन परिवहन क्षेत्र के अंश में निरंतर गिरावट आई। लेकिन बाद में क्या हुआ, परिवहन क्षेत्र के अंश में निरंतर गिरावट आई, जबकि औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग में वृद्धि हो रही है। समस्त व्यावसायिक ऊर्जा उपयोग में तेल और गैस का अंश सबसे अधिक है। अब समस्त व्यावसायिक ऊर्जा उपयोग में सबसे ज़्यादा अंश का है, तेल का और गैस का। ठीक है, आर्थिक विकास की तीव्र दर के साथ साथ ऊर्जा के उपयोग में भी वृद्धि हुई है। यानी आर्थिक विकास की तीव्र दर जो कि बढ़ी, उसके साथ साथ काय में वृद्धि हुई, ऊर्जा के उपयोग में। यानी ऊर्जा का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा। ठीक है, अब आगे क्या है हमारा, ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं, ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। विद्युत का मतलब सबको पता है, बिजली, है ना। तो पढ़ें आगे। ऊर्जा का सबसे दृष्टिगोचर रूप, जिसे प्रायः आधुनिक सभ्यता की प्रगति का द्योतक माना जाता है, में बिजली आती है। यानी ऊर्जा का सबसे दृष्टिगोचर रूप, जिसे प्रायः आधुनिक सभ्यता की प्रगति का द्योतक माना जाता है, जो हमारी आधुनिक सभ्यता है उसकी प्रगति यानी उसकी प्रोग्रेस का द्योतक माना जाता है, वो क्या है, बिजली, यानी कि लाइट, यानी कि विद्युत। ठीक है, तो बिजली को माना जाता है। किसी देश के आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाली आधारिक संरचना में बिजली अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी देश की आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाली जो आधारिक संरचना है, उसमें बिजली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रायः बिजली की मांग की अभिवृद्धि दर सकल घरेलू उत्पाद से ऊंची होती है। मतलब जो प्रायः बिजली की मांग की अभिवृद्धि दर सकल घरेलू उत्पाद से ऊंची होती है। यानी बिजली की मांग की जो अभिवृद्धि दर होती है वो सकल घरेलू उत्पाद की दर से काफ़ी ऊंची होती है। ठीक है, आगे अध्ययनों से पता चलता है कि 8% प्रतिवर्ष सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त करने के लिए बिजली की पूर्ति में अभिवृद्धि का प्रतिवर्ष दर लगभग 12% होना चाहिए। अध्ययनों से पता चलता है, क्या पता चलता है कि 8% यानी 8% प्रतिवर्ष सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त करने के लिए बिजली की पूर्ति में अभिवृद्धि का प्रतिवर्ष दर लगभग 12% होनी चाहिए। यानी जो बिजली की पूर्ति में अभिवृद्धि दर होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 12% होनी चाहिए। आगे, भारत में 2003-04 में कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 70% उत्पादन तापीय स्रोतों से हुआ। जल, वायु और परमाणु स्रोत का प्रतिशत क्रमशः 28 और 2.4 रहा। यानी भारत में 2003 से 4 में कुल बिजली का जो उत्पादन क्षमता रहा वो कितनी रही, 70% उत्पादन तापीय स्रोत से हुआ। यानी कि भारत का जो उत्पादन हुआ कितना, 70% वो कैसे हुआ, तापीय स्रोत से। ठीक है, 2003 से 4 में। और जलवायु और परमाणु स्रोत का प्रतिशत 28 और 2.4 रहा। ठीक है, भारत की ऊर्जा नीति जल और वायु के ऊर्जा स्रोत को प्रोत्साहन देती है, क्योंकि ये स्रोत जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नहीं है, इसलिए इनमें कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। इसके परिणाम स्वरूप इन दोनों स्रोत से उत्पादित बिजली में तीव्र अभिवृद्धि हुई है। यानी भारत की ऊर्जा नीति, भारत की जो ऊर्जा नीति है वो जल और वायु के ऊर्जा स्रोत को प्रोत्साहन देती है। किसे देती है, जल और वायु के ऊर्जा स्रोत को, है ना। क्योंकि ये स्रोत जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नहीं, क्योंकि ये काय पर निर्भर नहीं होते, जीवाश्म ईंधन में। क्योंकि जीवाश्म ईंधन
का यूज़ करने में काफ़ी टाइम लगता है और बहुत मेहनत भी लगती है। तो काय पर भारत की नीति काय को मानती है? अच्छा, जल और वायु को, ठीक है। इसलिए इनमें कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है ना, क्योंकि इनमें कार्बन का उत्सर्जन भी नहीं होता, किसमें? जलवायु से प्राप्त ऊर्जा में, ठीक है। और परिणाम स्वरूप इन दोनों स्रोत से बिजली उत्पादन में तीव्र वृद्धि। और देखा भी जाए, यानी उसका जो परिणाम निकला उससे अगर हम देखें तो इन दोनों स्रोतों से बिजली उत्पादन में वृद्धि भी काफ़ी हुई है, ठीक है। आगे, बिजली की शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत परमाणु ऊर्जा है। इसके पर्यावरण संबंधी फायदे हैं और दीर्घकाल में यह सस्ती साबित हो सकती है। अब बिजली की शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? परमाणु ऊर्जा। इसके पर्यावरणीय संबंधी फायदे भी काफ़ी हैं और दीर्घकाल में सस्ती साबित हो सकती है, यानी आने वाले समय में ये काफ़ी सस्ती साबित हो सकती है। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा का कुल प्राथमिक ऊर्जा खपत में केवल 2.4% का अंश है, यानी वर्तमान में जो परमाणु ऊर्जा है उसका कुल प्राथमिक ऊर्जा में कितनी खपत है? 2.4, जबकि विश्व औसत कितना है? 13% है, ठीक है। यह बहुत ही कम है। इसलिए कुछ विद्वानों की राय है कि अधिक से अधिक विद्युत का उत्पादन परमाणु स्रोत और कुछ अन्य वस्तुओं द्वारा किया जाए। और कुछ विद्वान राय देते हैं कि अधिक से अधिक विद्युत का उत्पादन, यानी बिजली का उत्पादन किससे किया जाए? परमाणु स्रोत और कुछ अन्य वस्तुओं द्वारा, जिससे पर्यावरण और धारणीय विकास प्रभावित ना हो, जिससे पर्यावरण में कोई प्रदूषण ना हो और धारणीय विकास, यानी आने वाले समय में किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए और विकास भी हो जाए। इस संबंध में आपकी क्या राय है? इस संबंध में आपकी क्या राय है, ये आप बताइए, ठीक है। तो विद्युत का उत्पादन कुछ अलग प्रकार के स्रोतों द्वारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपना आंसर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू। अब हम ये कल का टॉपिक विद्युत क्षेत्र की चुनौतियाँ कल कंप्लीट करेंगे।